नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए आप सब लोग जुड़ जाइए। आज जो हम इतिहास में पढ़ने वाले हैं एक ऐसा वंश जिसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि आपको पहली विशेषता देखने को मिल रही है कि मगध का पहला ऐसा साम्राज्य जो अपने आप में समृद्ध भी था और विकसित भी था, जो अपने आप में संपूर्ण था। उसका नाम है आपका, कौन सा वंश था? तो आप बताएंगे कि सर उसका नाम है नंद वंश। कौन सा वंश है? नंद वंश। तो आप सब लोग जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को हेडिंग डाल लेना किस वंश के बारे में? नंद वंश के बारे में। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर ये नंद वंश आया कहाँ से? तो आपको इसकी पिछली क्लास में ही पढ़ा दिया गया था कि नंद वंश आया कहाँ से है। तो देखिए हमने भारत पर किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहले आया था आपको कौन सा? बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश आया आपका? बृहद्रथ वंश। उसके बाद आया था आपका कौन सा? हर्यक वंश। कौन सा वंश आया आपका? हर्यक वंश। तीसरा जो वंश आया था उसका भी नाम याद रखना आपको। उसका नाम था, पहला बृहद्रथ वंश हो गया, फिर हर्यक वंश आ गया आपका। हर्यक वंश के बाद जो तीसरा वंश आया उसका नाम आप याद रखिए, उसका नाम था नागवंश। कौन सा था आपका? आप बताएंगे सर नागवंश था। अब नागवंश के बाद अगला हम पढ़ रहे हैं कौन सा आपका, जिसका नाम है नंदवंश। कौन सा वंश है आपका? नंदवंश। तो इनकी अगर हम बात करें थोड़ा सा आप ये भी याद रखिए, इनके संस्थापक का नाम भी आपको याद रखना है कि इन वंशों की स्थापना किसने की। तो सबसे पहले जो आता है बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था आपका? तो आप बताओगे बृहद्रथ ही था, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछे जाए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताओगे सर भट्टिय था। कौन था? भट्टिय। लेकिन इसका अगर अपन बात करें कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? आप बात करोगे बिंबिसार की। लेकिन फिर इसकी बात आती है कि नागवंश का संस्थापक कौन था। तो नागवंश का संस्थापक था जिसका नाम था शिशुनाग। कौन सा नाग है? शिशुनाग। अब आपका जो अगला आता है उसका नाम है नंदवंश। कौन सा आता है? नंदवंश। तो नंदवंश का संस्थापक जिसको आप नाम जानते हैं वो है पद्मानंद, यानी महापद्मानंद। महापद्मानंद। ये आपके वंशों का क्रम है। इसके बाद अगला जो वंश आएगा जिसका नाम है मौर्य वंश, जिसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अब आपको हेडिंग डाल लेनी है नंदवंश। अब नंदवंश कैसे आया है? तो आपने देखा था इधर एक शिशुनाग जो था, शिशुनाग का पुत्र हुआ जिसका नाम था कालाशोक। क्या नाम था? तो आप बताएंगे शिशुनाग का जो पुत्र हुआ उसका नाम था कालाशोक। और कालाशोक के आपको पता है 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे इसके? 10 पुत्र। और 10 पुत्रों की हत्या की थी किसने? इसके पुत्र जो थे उनकी हत्या हत्या की थी किसने? महापद्मानंद ने। इसका एक और नाम जो आपने उस समय देखा था, इसको अग्रसेन कहा गया था। क्या कहा गया था? अग्रसेन ने हत्या कर दी थी इसके 10 पुत्रों की, ठीक है ना। और उस पर मगध पर, किस पर? आप जगह का नाम बताएंगे। मगध पर जो वंश की स्थापना हुई उसका नाम क्या है? नंद वंश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मानंद, जिसको ही अग्रसेन कहा जाता है। अग्रसेन ने किसकी हत्या की थी? तो कालाशोक के जो पुत्र थे जिसमें आप नाम सुनते नंदीवर्धन। क्या नाम सुनते हैं आप? नंदीवर्धन। इसकी हत्या कर दी थी उसने और नए राजवंश की स्थापना कर दी। तो आप सब लोग जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए जिसका नाम है क्या? नंदवंश। तो हमारी हेडिंग कौन सी है? आप कहोगे सर आज का जो टॉपिक है उसका नाम है नंदवंश। तो नंदवंश की पहले अगर हम बात करते ये कब आया है नंदवंश आपका, कब से कब तक इसका आपको विस्तार देखने को मिलता है। तो नंदवंश का जो समय है वो आप बताएंगे सर ये
300 कब आया नंद वंश आपका? 344 ईसा पूर्व, 344 ईसा पूर्व से ये शुरुआत मानी जाती है। और कब तक रहा आपका? तो आप बताएंगे सर ये जो था 326 ईसा पूर्व तक, 344 से 326 ईसा पूर्व तक इसका समय देखने को मिलता है नंदवंश। और नंदवंश कहाँ आया था? तो आप बताओगे ये सब चल रहे हैं आपके कहाँ पर? मगध पर। कहाँ पर आया जी वंश आपका? मगध की बात चल रही है आपकी, ठीक है ना। मगध जो आपका एक महाजनपद हुआ करता था। अब क्वेश्चन आता है कि मगध नंद वंश आया, समय बता दिया, तो इसके कौन कौन से शासक हुए? तो अपन याद रखना है शासकों का क्रम। क्या याद रखना है आपको? इसमें शासकों का क्रम भी आपको याद रखना है, कौन कौन से शासक हुए। तो याद रखना इसमें जो नंद वंश में शासक हुए वो 9 शासक हुए हैं आपके। कितने शासक हुए? तो आप बताएंगे सर इसमें 9 शासक हुए, इसलिए इस वंश को नवनंद भी कहा जाता है। इसका एक और अन्य नाम क्या है आपका? तो इसका अन्य नाम लिख लीजिए आप। अन्य नाम है इसका क्या? नवनंद। नवनंद मतलब एक कितने नंद हुए इसमें? नव यानी 9 राजा हुए, इसे नवनंद कहा गया। अब वे बात ये आती है कि 9 शासक थे कौन कौन से, ये भी अपने पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप, पहले जो शासक हुए जिनके हम क्रम की बात करते हैं, यानी पहला शासक कौन हुआ? तो पहले जो हुए उनका नाम था महापद्मानंद। कौन थे आपके? महापद्मानंद। महापद्मानंद के बाद दूसरे शासक कौन हुए? तो उनका भी नाम आपको याद रखना। दूसरे जो शासक थे उनका नाम था पंडु। क्या नाम था? आप बताएंगे। पंडुक था। तो तीसरे शासक का नाम लिख लीजिए, उनका नाम था पांडुगति। ये कैसे कैसे नाम थे भैया, पांडुगति। 3 शासक हो गए आपके, है ना। चौथे शासक कौन हुए? तो चौथे शासक थे जिनका नाम था भूतपाल। भैया उसमें क्या नाम था इनका? आप बताओगे भूतों को पालने वाले जो भूतपाल कहलाए। अब भूतपाल आ गए हैं। अगले शासक कौन हुए जो भूतों को पालते थे? अगले आए वो राष्ट्र को पालते थे, इसलिए नाम पड़ गया उनका राष्ट्रपाल। क्या नाम पड़ गया? राष्ट्रपाल। अब इसके बाद जो अगले शासक हुए, छठवें नंबर पर कौन आया आपके? उनका भी नाम आपको याद रखना है। वो थे आपके, जिसका नाम था, ऐसे लिखो, गोविषणांग। गोविषणांग। गोविषणांग अगले शासक हुए। इनके बाद जो 7वें नंबर पर आए, उनका नाम और बहुत अच्छा नाम है, उनका नाम था दस सिद्धक। क्या नाम था? दस सिद्धक। 10 सिद्धक के बाद अगले कौन से सिद्ध हुए? तो उनका नाम था, वो भी याद रखें, कैवर्त। अगले कौन से 8वें शासक हुए? तो उनका नाम था कैवर्त। और कैवर्त के बाद अगले जो शासक हुए, उनका नाम आप सबको पता होगा। अंतिम शासक कौन हुए नंदवंश के? तो कोई बताएगा क्या नाम था नंदवंश के अंतिम शासक कौन हुए? तो आप बताएंगे सर घनानंद। कौन हुए? तो आप बताएंगे घनानंद। ये अंतिम शासक थे जिसको आप जानते चंद्रगुप्त मौर्य इनकी हत्या कर देता है। अब ये तो हमने शासकों का क्रम देख लिया, एक एक करके शासक आए हैं, जिनमें केवल हमें 2 ही शासकों के बारे में पढ़ना है। पहले कौन हुए आपके? जिनका नाम था महापद्मानंद। और अगले जो आखिरी हुए जिनका नाम क्या था? घनानंद। ये बीच के राजा हैं जिनका हमें कोई ज्यादा समय पीरियड, या इन्होंने कुछ ऐसे शक्तिशाली नहीं हुए जो इतिहास में अपना महत्व रखते हैं। आपको पता होना चाहिए इतिहास केवल उन लोगों को याद रखता है जो या तो महान शासक हुए हैं, कैसे हुए हैं, या तो महान हुए हैं या फिर बिल्कुल निठल्ले हुए हैं, ना जिनसे लड़ाई लड़ते बनता है, वो अपना साम्राज्य भी छोड़ देते हैं। तो आपको अब क्या करना है, हेडिंग डाल लेनी है केवल किसके बारे में? महापद्मानंद के बारे में। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यानी नंदवंश। इसका जो संस्थापक था, कौन था संस्थापक इसका?
तो आप बताएंगे इसके जो संस्थापक थे जिनका नाम था महापद्मानंद। महापद्मानंद। नंद वंश के शासक कौन हुए आपके? महापद्मानंद हुए। अब आपके मन में एक विचार और आ रहा होगा कि जो महापद्मानंद थे इनके और नाम क्या थे, तो इनके अन्य नाम भी याद रखना आप। कैसे नाम याद रखना? अन्य नाम। तो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके एक छोड़ दो दो तीन तीन नाम होंगे। जैसे आपका ऑफिशियल नाम क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बता दिया मेरा नाम प्रशांत है, हो सकता है घर पे कोई कुछ और कहता हो, बाहर के कुछ और कहते हो, और मार्कशीट कुछ और कहती हो। ऐसे ये भी थे, इनका ऑफिशियल नाम क्या था? महापद्मानंद, जिसके नाम से ये गद्दी पर बैठे थे। लेकिन इनका जो पहले का नाम था इसका नाम था अग्रसेन। क्या नाम था? अग्रसेन। अब अग्रसेन इसे क्यों कहा गया? अग्रसेन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो था अनगिनत सेना का स्वामी था। क्यों कहा गया है इसको? अनगिनत सेना का स्वामी। इसके पास बहुत सारी बहुत बड़ी चतुरंगिनी सेना थी महापद्मानंद के बारे में। ये आपको याद रखना, महापद्मानंद के पास कैसी सेना थी? बहुत बड़ी सेना थी। अब जब बहुत बड़ी सेना थी तो और भी नाम होंगे, तो इसका और क्या नाम है? तो आप नाम सुनते इसका ही नाम है उग्रसेन। इसको ही क्या कहा गया है? उग्रसेन कहा गया है। अब बात आती है उग्रसेन क्यों कहा गया है? उग्रसेन कहा गया, इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। क्या आता था? बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, यानी प्रचंड गुस्से वाला होने के कारण। वो नाम किसके कारण? प्रचंड गुस्से वाला होने के कारण। अब आपको इसके गुस्से का पता तो ऐसे पड़ता होगा कि सोचो, कालाशोक को मार दिया, उसके बाद उसके 10 पुत्रों को मार दिया, और उसके बाद जो वो महारानी थी उन्हें भी मार दिया। गुस्से वाला था भाई, ईगो पे बात आ गई उसकी। अब इसे क्या कहा गया है? उग्रसेन भी कहा गया है, अग्रसेन भी कहा गया है, और इसे पृथ्वी पर दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इसको ही जो है दूसरा परशुराम कहा गया है। दूसरा क्या कहा गया है? परशुराम। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा दूसरा परशुराम कहा गया है, तो भैया जैसे कि आपके परशुराम ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस पृथ्वी को छत्री विहीन कर दूंगा। क्या कहा था उन्होंने? उनका एक स्टेटमेंट था कि मैं इस सारी पृथ्वी को कैसा कर दूंगा? क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। ऐसे ही इसने कहा था कि मैं सारी पृथ्वी को शत्रु विहीन कर दूंगा। इसने क्या प्रतिज्ञा की थी? किसने की थी? किसने? आप कहोगे घनानंद ने, सॉरी महापद्मानंद ने क्या कहा था कि सारी पृथ्वी को मैं सारी पृथ्वी को शत्रु विहीन कर दूंगा। अब शत्रु विहीन कर दूंगा का मतलब मेरा इस दुनिया में संसार में कोई भी शत्रु नहीं बचेगा जो मुझे मार पाए। ऐसा स्टेटमेंट था किसका? आपका। आप बताओगे सर, महापद्मानंद का था। इसलिए जब इसे दूसरा परशुराम कहा गया है तो इसका एक और नाम भी देखने को मिलता है, इसको सर्वे शांतक भी कहा जाता है। इसका एक और अन्य नाम भी लिख लीजिए। अन्य नाम एक और क्या है इसका? और अन्य नाम इसका क्या? इसको सर्वे शांत, सर्वे शांतक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वे शांतक। लिख लिया? क्यों कहा गया है? इसको परशुराम की तरह ही कहा गया कि भाई मैं रहूंगा सृष्टि पर और कोई नहीं रहेगा, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं होगा। अब ऐसा कहाँ कहा गया है? तो ये आप एक नाम सुनते हैं, हाथी गुम्फा विलेज। जानकारी कहाँ से मिली है सारी? तो जानकारी का स्रोत लिख लीजिए आप। कहीं ना कहीं से तो अपन ने कहा होगा कि हमें कहाँ देखने को मिला था, तो आप बताओगे ये जानकारी मिली है हमें हाथी गुम्फा विलेज। कहाँ से मिली है? हाथी
गुम्फा अभिलेख, कहाँ जानकारी मिली है अपने? हाथी गुम्फा अभिलेख, जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसमें ऐसा ही कहा जाता है कि इसने कलिंग पर भी अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था? कलिंग पर भी इसने अपना अधिकार कर लिया था। अब बात आगे आती है कि जब इसने क्षेत्र का विस्तार किया तो ऐसा कहा जाता है कि जो मगध साम्राज्य का विस्तार जो था वो कहाँ तक देखने को मिलता है आपको? ब्यास नदी तक हो गया था। कौन सी नदी तक हो गया था? ब्यास नदी तक हो गया था। तो आप लिख लेना, यानी अपन किसके कहेंगे? नंदों के साम्राज्य का विस्तार, नंदों के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया था? आप बताएंगे सर ब्यास नदी तक हो गया था। कहाँ तक हो गया था आपका? ब्यास नदी तक इनके क्षेत्र का विस्तार हो गया था। तो आप कहोगे ब्यास नदी कहाँ है? तो देखिए, आप देखते हैं मगध कहाँ था? बिहार में था। मगध कहाँ है? वर्तमान बिहार। और उस समय आप ब्यास नदी तक बताओ, तो ब्यास नदी तो आपको पंजाब तक इनका अधिकार हो गया था। कहाँ तक फैल गया था क्षेत्र इनका? पंजाब तक विस्तार करते चले थे आपके। फिर बात आती है कि धीरे धीरे महापद्मनंद को अलग अलग उपाधियां भी दी गई, अलग अलग नामों से भी संबोधित कहा गया इसको। अब क्या हुआ? इसके बाद जो अंतिम शासक हुआ, कौन सा शासक हुआ आपका? अंतिम शासक, जिसका नाम क्या था? घनानंद। कौन था बताओ? नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद। जब घनानंद आता है तो ऐसा कहा जाता है कि इससे घनानंद के भी बहुत सारे नाम थे। घनानंद क्यों नाम पड़ा इसका घनानंद? अतुल्य संपत्ति का स्वामी था घनानंद। इसके पास सारे वैभव थे, सारी सुविधाएं थी। इसलिए देखो कहते हैं ना, ज्यादा सुविधाएं होना भी हानिकारक है। इसलिए भैया बहुत ज्यादा मदिरा का पान भी करता था, सोमरस का पान करता था, और दिन भर सुबह मुंह भी उसी से धुलता था और उसी पे डूब जाता था। इसलिए इसको अपने क्षेत्र के विस्तार से भी कोई मतलब नहीं था। और ये थोड़ा सा लोभी किस्म का हो गया था आपका। कैसा हो गया था? लोभी किस्म का हो गया था। इसी कारण से जो चाणक्य थे, कौन थे? चाणक्य का इनसे नहीं बनती थी। किससे नहीं बनती थी? घनानंद से। क्योंकि चाणक्य चाहते थे राज्य अच्छे से चले, जबकि घनानंद लोगों का क्या करता था? शोषण करता था। अब यही हम बात कहेंगे, घनानंद क्यों नाम पड़ा इसका? तो आप लिख लीजिए, अतुल धन संपदा होने का स्वामी। यानी इसके पास क्या थी? इसका जो नाम पड़ा है वो क्यों पड़ा है? अतुल धन संपदा का स्वामी होने के कारण घनानंद नाम पड़ा। ठीक है ना। अब आपको याद रखना कि देखो घनानंद आया है तो उसने अत्याचार भी किए होंगे, बताओ। अब घना नाम से ही नाम पड़ा है, ज्यादा पैसा हो जाता है व्यक्ति दूसरों का शोषण करता है। जब शोषण करता है तो इनके बारे में जानकारी कहाँ मिली है? तो एक पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। कौन सी पुस्तक है आपकी? तो आप उसका नाम बताओगे, इसको अपन बता देते हैं। उस पुस्तक का नाम है आपका मुद्रा राक्षस। ऐसे लिख लीजिए आप, एक पुस्तक है कौन सी आपकी, जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। तो कौन बताएगा इस मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आप बताओ। नहीं बता रहे हैं? हाँ भैया पुष्पेन तुम बता दो। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं, इनका नाम है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त इसके लेखक माने जाते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें नंदों के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? आप बताओ इसमें नंदों के अत्याचारों का वर्णन मिलता है।
किसमें वर्णन मिलता है? आप बताओगे मुद्रा राक्षस में मिलता है। अब ये है, कब इसकी रचना हुई थी ये भी याद रखना। तो विशाख दत्त ने इसकी रचना की थी। कब? तो आप बताओगे गुप्त काल में इसकी रचना हुई थी। इसकी रचना कब हुई इसकी? तो आप बताओगे गुप्त काल। अब एक बात बताओ, आप साथ साथ में कभी किताब लिख सकते हो? मैंने आज क्या किया तो तुरंत लिख दिया, कल क्या किया तुरंत किया, किसी को पता पड़ेगा क्या? नहीं। बाद में चल के जब एनालिसिस किया गया कि ये साम्राज्य कैसा था, क्या उसमें घटनाएं घटित हुई, कहाँ कहाँ पर लोगों को परेशान किया, तो अगले वंश जब आया तब जाके ये चीजें देखने को मिली। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपकी मुद्रा राक्षस है इसकी रचना कब हुई? आप बताएंगे गुप्त काल में। लेकिन याद रखना, जो विशाख दत्त है, जो ये मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, इस ग्रंथ का जो विस्तार हुआ यानी इसका टीकाकार किसने किया था? टीकाकार। तो टीकाकार करने वाले थे, उनका नाम था टुंडीराज। टुंडी राज। इन्होंने इसका क्या किया? टीकाकार मतलब विस्तार किया। टुंडीराज है। अब इन्होंने इसका विस्तार किया। तो अब पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, भारत का एकमात्र ऐसा ग्रंथ जिसे जासूसी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा ग्रंथ बताओ जिसे जासूसी ग्रंथ कहा जाता है। तो जासूसी ग्रंथ कौन सा है आपका? आप बताओगे मुद्रा राक्षस। यानी भारत का पहला ग्रंथ जिसे क्या कहते हैं अपन? जासूसी ग्रंथ कहा जाता है। अब एक बात बताओ, ऐसा कोई ग्रंथ हो सकता है कि जिसमें कोई राजा की बुराई लिख दे? राजा जीने देगा? और घनानंद जीने देगा उसे? बिल्कुल नहीं जीने देगा। बाद में लिखा गया है, इसलिए इसको जासूसी ग्रंथ कहा गया है भैया। ठीक है ना? और एक और क्वेश्चन, इसमें नंदों को क्षत्रिय बताया गया। क्या बताया गया है? नंदों को जो है, लिख लेना आप इसमें। इसमें नंदों को क्षत्रिय बताया गया। कैसा बताया गया है? नंदों को क्षत्रिय बताया गया। लेकिन एक बात और याद रखिए, मुद्रा राक्षस जो है, एक इसके आधार पर एक नाटक बनाया गया था। उस नाटक को क्या कहा गया है? नायिका विहीन नाटक कहा गया है। क्या कहा गया है भैया? नायिका विहीन नाटक कहा गया है। नायिका विहीन नाटक क्यों कहा है इसे? नायिका विहीन नाटक, ऐसा नाटक जिसमें नायक तो है। कौन है जी? घनानंद आपका नायक था, लेकिन उसमें कौन नहीं थी? नायिका कोई नहीं थी, जिसे नायिका विहीन नाटक के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना, इनके तो सबसे पहले आपने महापद्मानंद के बारे में सुना था। तो महापद्मानंद के एक पिता, जिनका नाम आपको याद रखना, महापद्मानंद के पिता थे जिनका नाम था नापित। नापित मतलब एक जित नाई थे। कौन थे? क्योंकि आपको कालाशोक के बारे में बताया गया था, क्योंकि जो अग्रसेन था वो भी नाई का काम करता था। और इनकी माता जो थी महापद्मानंद की, वो एक वैश्या थी। कौन थी? वैश्या। ऐसे उसको निम्न कुल का बताया गया है। लेकिन इसमें मुद्रा राक्षस में से कैसा बताया गया है? क्षत्रिय बताया गया है। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि आगे आप सुनते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को भी ब्रसल कहा गया है। क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को भी मुद्रा राक्षस में ब्रसल कहा गया है। किसको कहा गया है? आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। क्या कहा गया है? ब्रसल। ब्रसल मतलब निम्न कुल का। क्या कहा गया है? निम्न कुल का कहा गया है। इतना क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही घनानंद का शासन चल रहा था आपका, किसका शासन चल रहा था? घनानंद का। तभी आक्रमण होता है यूनानियों का। किसका आक्रमण होता है? यूनानियों, यानी घनानंद।
इस समय भारत पर यूनानियों का आक्रमण। किसका आक्रमण हुआ? यूनानी। अब यूनानियों में कौन था? तो जिसका नाम सुनते आप अलेक्जेंडर। कौन आया था भैया? अलेक्जेंडर, जिसका दूसरा नाम क्या है? इसी को सिकंदर कहा जाता था। क्या कहा जाता है? सिकंदर। यानी यूनानी कौन था आपका, जिसका नाम बताओगे आप? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर को क्या कहा जाता है? आप कहोगे इसे ही सर हम सिकंदर कहते हैं। हाँ, तो कौन बताएगा सिकंदर का सपना क्या था? जल्दी से बताइए, सिकंदर का सपना क्या था? तो आप बताओगे सिकंदर जो सपना लेकर चला था, ये विश्व विजेता बनने का सपना देखकर चला था। मुझे क्या बनना है? इसका सपना क्या था? विश्व विजेता बनने का। कौन सा सपना था पूनम? आप बताएंगे विश्व विजेता। कौन बनना चाह रहे थे विश्व विजेता? आप बताएं, आप बताओ क्या बनना चाह रहा था सिकंदर? विश्व विजेता बनना चाह रहा था। आप क्या कर सकते हैं, बन जाने दो विश्व विजेता उसको। ठीक है ना? क्या बताओ, विश्व विजेता बन पाया था क्या वो? नहीं बन पाया था। क्या सिकंदर भारत तक आ गया था? आ गया था भारत। ठीक है ना? अब जो है, जब जब विश्व विजेता बनने का सपना लेकर आ रहा था, ये कहाँ से आया था? तो सिकंदर जो था यूनान यानी मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया का शासक था। अगर पूछा जाए सिकंदर कहाँ का शासक था, तो आप बताओगे ये मकदूनिया का शासक था। हाँ, मकदूनिया का शासक था। इसने आक्रमण कब किया था? तो याद रखना, यानी भारत पर आक्रमण। अब इसने जो भारत पर आक्रमण किया था, ये 325 26 ईसा पूर्व में किया था। 325 26 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया था। इतना क्लियर है? कब आक्रमण किया इसने? 325 26 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया। अब देखो, विश्व विजेता बनने का सपना लेकर चल रहा है 325 से। कब से चल रहा है? 325 से। अन्य देशों को जीतता हुआ भी आ रहा है। तो इसने 325 26 में कहाँ पर आक्रमण किया? तो देखो, अपन बात करते हैं यहीं पर। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सिकंदर की। सिकंदर, जिसका एक और नाम क्या है आपका? अलेक्जेंडर। क्या नाम है इसी का? अलेक्जेंडर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये कब चला आपका? तो अपन कहेंगे 326 या 325 ईसा पूर्व में। 326 325 ईसा पूर्व में। लिख लिया? 325 26 मत लिखना, आप 26 25 लिखना। क्योंकि हमें उल्टा चलता है। अभी अपन ईसा पूर्व में चल रहे हैं ना अपन, इसलिए अभी पहले बंद तक होते जाएंगे, धीरे धीरे कम होती जाएंगी साले आप। अब इसने आक्रमण किया तो सबसे पहले इसने किसको जीता था? तो काबुल, कंधार, बैक्ट्रिया। किसको जीत लिया? काबुल, कंधार, बैक्ट्रिया को जीता। जीत लिया। अब जीतने के बाद जो है, बाद में चल के जो हिंद कुश पर्वत से। कौन सा पर्वत है आपका? याद रखो भैया पुष्पेंद्र, कौन सा पर्वत है आपका? हिंद कुश पर्वत को पार करते हुए भारत आया। तो अगर पूछ लिया जाए कि सिकंदर भारत कहाँ से आया था, तो आप बताओगे हिंद कुश पर्वत को पार करके आया। हिंद कुश पर्वत को पार करके आया था कौन? सिकंदर। अब जैसे ही आप देखते हैं इधर इस मैप में, आप समझ सकते हैं कि जैसे ये भारत है अपना,
ऐसे मान लीजिए भारत है। अब भारत के इधर आप देखते हैं पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर हिंद कुश पर्वत है आपका, इधर काबुल, कंधार, बैक्टियम, उस समय के जो देश थे आपके, आज वर्तमान नाम चेंज हो गए, इराक, ईरान, टर्की वगैरह देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये पहले के नाम थे। अब इधर से आया आपका, आप तो ऐसे देखो पाकिस्तान के इधर आ रहा है, इधर अफगानिस्तान है, इधर क्या है आपका पाकिस्तान, इधर क्या है आपका अफगानिस्तान। अब इधर वो आया तो इधर से ही आ रहा है, हिंद कुश पर्वत को पार करते हुए ये गया आपका हिंद कुश पर्वत। क्या गया जी आपका हिंद कुश पर्वत। अब यहीं से पार करते हुए आया तो इधर था तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान में है तक्षशिला। तो अपन बात करते हैं कहाँ की, तक्षशिला आ गया है वो। कहाँ आ गया भैया तक्षशिला। तो सिकंदर आ गया था तक्षशिला। कहाँ आ गया है सिकंदर, बोलो सिकंदर कहाँ आ गया है, तक्षशिला आ गया है। तो तक्षशिला का कोई ना कोई शासक होगा उस समय, पता होगा कि नहीं होगा। तो उस समय तक्षशिला का जो शासक था उसका नाम था आम्बी। कौन सा शासक था, आम्बी। आम मत के दियो पूनम, क्या नाम है शासक का, आम्बी। ये जो आम्बी था ये नालायक शासक था। कैसा था, नालायक। कुछ लोग देखे ना, दूर से अगर शेर दहाड़ दे तो लोग देख के भग जाते। ऐसे ही ऐसे पता पड़ा कि सिकंदर आ रहा है। कौन आ रहा है, सिकंदर आ रहा है, भाई हम पे आक्रमण करने आ रहा है। जाए पता पड़ा तो पहले ही उसके पास चला गया। किसके पास चला गया, सिकंदर के पास। माने कि मेरे आने से पहले ही मेरा काम हो गया, फिर कितनी अच्छी बात, लड़ना ही नहीं पड़ा उसको। तो ये जो था बिना लड़े ही सिकंदर के पास चला गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ये किसके पास चला गया दौड़ते दौड़ते आपका, बिना लड़े हुए ही किसके पास पहुंच गया जी, सिकंदर के पास। और जिन्हें लड़ाई की थी क्या, आप बताओ कि बिना लड़े पहुंचा, बिना लड़े पहुंचा और इसने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण, सरेंडर कर दिया। साहब हमें मत मारियो, हम तो तुम्हारे ही हैं, तुम क्यों तो हम मर जाएं। लेकिन वो सिकंदर क्यों कहेगा मरने की, भारत का वैसे ही संविधान है। आप अगर कहोगे कि हम सुसाइड करना चाहते हैं तो पुलिस जेल में डाल देगी तुम, ऊपर जाने की तो परमिशन दी ही नहीं जाएगी। हमारा संविधान कहता है आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बिना पूछे दिए गए हैं, तो बिना कहे आप ले भी नहीं सकते उनको, है ना। इसलिए आत्महत्या का जो अधिकार है वो किसी को नहीं दिया जा सकता। जीवन जीने का अधिकार है, जियो खुशी से जियो तुम, मरने का अधिकार तुम्हें नहीं दिया गया है। ठीक है। अब समर्पण उसने कर दिया, तो जो समर्पण इसने किया तो इसी को कहा जाता है भारत का पहला देशद्रोही शासक। कैसा है जी आपका, देशद्रोही है। सबसे पहले जाकर मिल गया किससे, सिकंदर। चाहता तो लड़ भी लेता। इसी को किसको कहा गया देशद्रोही शासक, तो आप कहोगे उसका नाम क्या है, आम्बी। आम्बी कैसा शासक है, इसी को कहा गया है भारत का पहला देशद्रोही शासक। भारत का पहला देशद्रोही शासक कौन है, तो आप बताओगे आम्बी। अब देखिए आम्बी के सहयोग से सिकंदर अब आगे बढ़ेगा, उसे लड़ना ही नहीं पड़ा। तो अब क्या होता है, सिकंदर आगे बढ़ता है। जब सिकंदर आगे बढ़ता है तो इधर आप देखियो पंचनद देखने को मिलता है। ऐसे जी आपकी सुंदर सी नदी जा रही थी, ठीक है ना, एक नदी इधर है, एक नदी इधर है, ऐसे एक और नदी इधर है। अलग अलग धाराएं आगे चल के मिल जाती हैं आप। लेकिन हम इस नदी की बात करें, इधर था आपका तक्षशिला। कौन सी जगह थी आपकी, तक्षशिला। इधर कौन शासक था आपका, शासक का नाम क्या है, आम्बी। इधर इस नदी का नाम है झेलम नदी। बताओ कौन सी नदी है, आप बताओगे झेलम नदी। ठीक है भैया, इस नदी का नाम है, इसका भी बता दे रहे हैं आपको, इसका नाम है चिनाब। कौन सी नदी आपकी, चिनाब। और इधर इसका नाम है ब्यास।
ठीक है, क्योंकि और नदियां हैं, लेकिन अपने जो मुख्य नदियां हैं अपन उनके बारे में बात कर रहे हैं। झेलम और चिनाब के बीच में एक क्षेत्र पड़ता था जिसका नाम था पुरु राज्य। कौन सा राज्य था? पुरु राज्य। नाम बोलो, कौन सा राज्य इधर बसा हुआ है? पुरु राज्य बसा हुआ है। ठीक है ना। बरसात का समय था, जैसे कि अब आ गया है। बरसात का समय चल रहा था, घनघोर बारिश हो रही थी और झेलम नदी उफान पर थी। काय पर है? उफान पर। बहुत तेज बाढ़ आ रही थी उसमें। लेकिन इधर किसकी सेना खड़ी हुई है? इस साइड से आम भी आ गया है और सिकंदर की सेना। किसकी सेना है? सिकंदर की सेना। सिकंदर की सेना किसके साथ आ गई है? आम्बी के साथ। आम्बी की सहायता से इन्होंने झेलम नदी को पार किया। किस नदी को पार कर लिया? झेलम नदी को। जब झेलम नदी को पार किया तो पुरु राज्य है, यहाँ का भी कोई ना कोई आपका राजा है। तो पुरु राज्य का जो राजा हुआ करता था, इसका नाम था, शासक जो इधर था, ये इधर का शासक था, जिसका नाम था पोरस। क्या नाम था इसका? पोरस। कहाँ का राजा था आपका? पुरु राज्य का राजा। अब इधर से सिकंदर की सेना और पोरस की सेना। ये कौन आ गया आपके? सिकंदर। और जी कौन है? पोरस। दोनों के बीच में भयंकर तरीके से लड़ाई चली। जी ऐसा हम भी जैसा शासक नहीं था, उसने कहा कि आ गया तो अपन आत्मसमर्पण कर देंगे। पोरस जो था, बहुत शक्तिशाली शासक था। उसने इनके साथ युद्ध किया। क्या करता है? युद्ध करता। देखो अब एक बात बताओ, जो राजा विश्व विजेता बनने का सपना लेकर आया था, क्या वो छोटी मोटी सेना लेकर आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं लाएगा। तो जो पोरस थे, वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए इसके सामने, और जो सेना, इसकी सेना इनको क्या कर देती है? पराजित कर देती है और भैया को बंदी बना लिया। क्या कर लेती है सेना? बंदी बना लेती है। किसको? तो आप कहोगे पोरस को। यानी सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ है, उसका नाम भी आपको याद रखना। इस युद्ध का नाम था झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच में। झेलम। झेलम का ही, इस युद्ध का ही नाम है बितस्ता का युद्ध। कौन सा युद्ध है आपका? बितस्ता का युद्ध। इसी को एक और नाम आप जानते हैं, इसको हाइडेस्पिस का युद्ध कहा गया है। क्या नाम देते हैं इसी को अपन? इसी को कहा गया है हाइडेस्पिस। हाइडेस्पिस का युद्ध। आपने कह दिया इसको। एक ही युद्ध के तीन नाम। कब हुआ था ये हाइडेस्पिस का युद्ध? तो आप बता दो, ये युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ आपका? 326 ईसा पूर्व। कौन सा हो गया आपका? वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध, हाइडेस्पिस का युद्ध। और भैया सिकंदर को, सिकंदर अब आगे बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद ये चिनाब नदी को भी पार कर लेता है। किस नदी को पार करता है? चिनाब नदी को पार करता है। चिनाब नदी को पार करने के बाद अब आगे क्षेत्र बढ़ता है। क्षेत्र बढ़ने के बाद क्या होता है? जैसे जी चिनाब नदी के बाद आगे बढ़ता है और सेना इसको भी पार कर जाती है। लेकिन आगे नदी कौन सी थी? ब्यास नदी। और थोड़ा सा और याद रखिए, चाणक्य जो था, कौन था? चाणक्य। चाणक्य नहीं चाहता था कि सिकंदर भारत में आए। कौन नहीं चाहता था? चाणक्य। लेकिन चाणक्य को बंदी बना लिया था किसने? घनानंद। किसने बंदी बना लिया था? घनानंद ने। लेकिन फिर भी चाणक्य, क्योंकि आपको पता है चाणक्य कहाँ के गुरु हुआ करते थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के। एक कुलाचार्य हुआ करते थे, कुलगुरु हुआ करते थे, बाद में पद से हटा देता है धनानंद उनको। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि तक्ष भारत, जो घनानंद, जो सिकंदर है आपका, वो भारत में जाए। इसलिए क्या हुआ, जैसे ही चिनाब नदी को पार करने वाला था कौन? घनानंद। कौन जाने वाला था? सॉरी, चिनाब नदी को पार कर रहा था कौन आपका? सिकंदर। सिकंदर की जैसे ही सेना पार करती है तो एक इधर से अफवाह उड़ा दी जाती। क्या उड़ा दी गई? अफवाह।
अफवाह उड़ाई गई कि जो भी इस नदी को पार करता है, क्या करता है, जो भी उस नदी को पार करता है तो उधर है माता का प्रकोप। क्या है, माता का प्रकोप है, वो व्यक्ति जीवित नहीं बचता है। अब क्या हुआ, बरसात का समय था, नदियां तो वैसे ही उफान पर चल रही थी आपकी, तो क्या हुआ, इधर जो चंद्रगुप्त है, छोटा बच्चा था उस समय, है ना, बच्चा था, तो उसको चाणक्य ने कुछ औषधियां दे दी थी, जैसे ही ये लोग इधर आए तो उनके खाने में मिला देना। तो क्या हुआ, जैसे ही सिकंदर की सेना इस साइड आई आपकी, तो उनको बीमारियां लगने लगी। क्या होने लगी, बीमारी, जितने लोग आते थे वो किसी न किसी कारण बस मर जाते थे। अब मरने लगे तो बताओ सेना में डर बैठेगा कि नहीं बैठेगा, सेना में डर बैठ गया, और सिकंदर की सेना आगे जाने से उसने मना कर दिया, अब हम आगे नहीं जाएंगे। यही कारण था आपका कि सिकंदर आपके भारत में प्रवेश नहीं कर पाया। किस नदी को पार नहीं कर पाया था, ब्यास नदी, क्योंकि हमने पढ़ लिया था नंदों का विस्तार कहाँ तक हो गया था, ब्यास नदी तक हो गया था आपका। तो इसी कारण से आपका जो थे, सिकंदर आपका आगे नहीं जा पाता है। और याद रखना, सिकंदर ने कौन सी नदी को पार नहीं कर पाया था, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया सिकंदर। जैसे ही आगे बढ़ता है सिकंदर, सिकंदर की सेना लौट जाती है, और अब बताओ अकेला सिकंदर लड़ने जाएगा क्या, सेना से ही उसकी शक्ति थी, सेना ने जाने से मना कर दिया। अब सिकंदर भी बाहर जाता है और लौट जाता है। इस कारण उसका जो विश्व विजेता बनने का सपना था वो कैसा रह गया आपका, अधूरा रह गया। तो याद, क्या हो गया, हाँ, नहीं आया ना वो, वहां आगरा कहाँ है, नहीं। आगे देखिए, अब अपन कहेंगे कि जो सिकंदर था, सिकंदर इसका विश्व विजेता बनने का सपना अधूरा रहा। इसका विश्व विजेता बनने का सपना कैसा रहा, अधूरा रहा। और आगे देखिए क्या होता है, कि सिकंदर आगे जाता है, अब लौट जाता है बेचारा। लौटने के बाद सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में, बेबीलोन में मस्तिष्क ज्वर के कारण, मस्तिष्क ज्वर के कारण मृत्यु हो जाती है। किसके कारण मृत्यु हो गई सिकंदर की, मस्तिष्क। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हो और लड़ाई सपना देख कर आया और किसी कारणवश उसका सपना अधूरा रह जाए तो डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे डिप्रेशन में चला गया था आपका कौन, सिकंदर, और उसे मस्तिष्क ज्वर हो गया और वो मर जाता है, इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसका जो शासन है, जो इसके अनुयायी थे, जो सेनापति थे, उनमें बढ़ जाता है, ठीक है, जिसका नाम अलेक्जेंडर कनिंगम, नहीं नहीं, इसके बाद आगे जो आपको शासक देखने को मिलते हैं उनमें चला जाता है। जैसे कि जो आप चंद्रगुप्त के समय वो शासक आपके बनकर आते, लेकिन अभी आपका इतना पूरा नहीं हुआ है। जब सिकंदर आपका हार जाता है, कौन हार जाता है, सिकंदर आपका हार जाता है, और तक्षशिला के आचार्य बन जाते हैं, जिनका नाम क्या था, चाणक्य। कौन बन जाते हैं, चाणक्य। तो इधर सिकंदर के बाद आपको याद रखना, फिर आता है आपके कौन, चाणक्य। चाणक्य कहाँ के थे, आप बताओगे सर, ये तक्षशिला के, कहाँ के थे, तक्षशिला के आचार्य थे। तक्षशिला के आचार्य कौन है, चाणक्य। अब कौन बताएगा चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं, अन्य नाम बताओगे आप, इसी को कहा जाता है विष्णुगुप्त। क्या कहा जाता है, विष्णुगुप्त, जिन्हीं को आप कहते हो एक और क्या, कौटिल्य। इन नामों से इनको भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, इन तीन नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि जो चाणक्य थे, कौन थे आपके, चाणक्य, इनके एक बहुत बड़ी चुटैया हुआ करती थी बेचारे। क्या हुआ करती थी, बहुत बड़े बड़े बाल थे। अब आचार्य हैं, इनके क्या हुआ, इनका अपमान कर देता है, अपमान करता है, कौन, जिसका नाम क्या था,
धनानंद किसका अपमान कर देता है? चाणक्य का अपमान कर देता है और बहुत ज्यादा अपमान करने के बाद इन्हें जेल में भी डाल देता है। जेल में डालने के बाद घनानंद को फिर वो चाणक्य एक शपथ लेते हैं कि भाई मैं एक ऐसे राजा का विकास करूंगा, एक ऐसा राजा बनाऊंगा जो कि तुम्हारी क्या कर देगा? मृत्यु कर देगा। ये बात बुरी लग जाती है किसको? घनानंद को। और घनानंद ने डाल देता है काय में? जेल में। लेकिन जैसे करके छूट जाते हैं फिर वो टॉपिक आपका जुड़ जाता है किसमें? मौर्य साम्राज्य। किसमें आता है? मौर्य साम्राज्य में। और घनानंद की मृत्यु करता है कौन? इसकी मृत्यु कर देता है कौन? जिनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त। ठीक है ना, जिसको आप समझते भारत का पहला ऐसा शासक जिसने इंटरनेशनल शादी की थी। कौन सी शादी करी थी? इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला एकमात्र पहला शासक, जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो उसके बारे में जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आशा है कि आप सबको जो है नंद वंश समझ में आया होगा। अगली क्लास में आप देखने ना भूलें, जिसका नाम रहेगा आपका मौर्य साम्राज्य, जिसमें लगभग आपकी 2 से 3 क्लासें आपको मौर्य साम्राज्य में रहेंगी, क्योंकि जिसमें आपको कुछ महान शासक आए हैं। जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार आएगा, अशोक भी आएगा। ऐसे करके इस साम्राज्य का विस्तार रहेगा। ठीक है ना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।